गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एकेडमी। आज हम अपना टॉपिक जो रह गया था वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 2। जैसा कि बच्चों आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा था कि जो किडनी है वो ग्रॉसली कैसी दिखती है, उसमें कट सेक्शन पे हमको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे कि अब अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम किडनी को स्टडी करते हैं तो किडनी में कौन कौन सी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो किडनी में हमको दिखाई देती है वो होते हैं इसके फिल्ट्रेशन यूनिट्स। यानी कि जो किडनी है, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का, यानी कि वो ब्लड को छानने का काम करती है। ओके, तो इसलिए अब किडनी तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, बट किडनी के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। ओके, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उन फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। ओके, अब यही जो नेफ्रॉन होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये बच्चों आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, शायद 9th-10th में। तो सेम चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब बच्चों जो नेफ्रॉन होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, या फिर हम इसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो उनके पार्ट्स क्या होते हैं। ओके, तो नेफ्रॉन्स के जो पार्ट्स हैं उसको हम, तो सबसे पहला जो है नेफ्रॉन में आपका बाउमेन कैप्सूल। ओके, ये जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है बाउमेन कैप्सूल, दिस वन इज द बाउमेन कैप्सूल। ओके, आफ्टर दैट जो ये वाला पार्ट है आपका, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है आपका? पीसीटी। ठीक है, और जो नीचे जो गोल कर्व्ड पार्ट है ये आपका क्या है? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और जो ये ऊपर आपका ये थोड़ा सा जो सर्कुलर जैसा पार्ट है वो क्या आपका? डीसीटी। और अल्टीमेटली जो है ये वाला पार्ट जो आपका ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये ऐसा क्यों बनाया है? तो बच्चों जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो किडनी होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। फिर मेडुला के अंदर मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर्स बनाए थे, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बनाए थे, और उनको मैंने कहा था मेडुलरी पिरामिड्स। ओके, तो मेडुलरी पिरामिड्स में ये जो पूरा आपका नेफ्रॉन है वो आपका प्रेजेंट होता है। तो उसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे कैसे सिचुएटेड होते हैं ये मैंने यहाँ पे आपको शो किया है। तो यहाँ पे देखो कि मेडुला जो है, मेडुलरी पिरामिड जो है, उसके अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है? सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा है, कौन सा? लूप ऑफ हेनले। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जो जितने भी पार्ट्स हैं किडनी के, सॉरी नेफ्रॉन के, उनमें से सिर्फ लूप ऑफ हेनले जो है वो आपका मेडुला में होता है। इसके अलावा जो बाकी बच गए, कौन से बच गए? बाउमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। बट कलेक्टिंग डक्ट का याद रखिएगा, कलेक्टिंग डक्ट जो है पूरी की पूरी आपकी बाहर नहीं होती, वो पार्शियल होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप भूल जाइए, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये रीजन आपको याद होगा। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर छोड़ दिया, वो है आपका ग्लोमेरुलस। अब मैं बताता हूँ कि ये ग्लोमेरुलस जो है आपका, ग्लोमेरुलस वो होता क्या है। सो लेट्स सी, जैसे ये हमने बनाया था बाउमेन कैप्सूल। ओके, फिर जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, ओके, यही था। तो अब ये जो है बाउमेन कैप्सूल जो है वो आपका नेफ्रॉन का एक पार्ट है। ओके, और ये जो है ये आपकी जो है
आर्टरीज जो हैं, जो किडनी को सप्लाई कर रही थी, वो जो हैं आगे डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, आर्टरीज जो हैं किस में डिवाइड हो जाती हैं? आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल में। ओके, ये जो आर्टीरियोल है जो यहाँ पर पहुँच रहा है, बॉमेन कैप्सूल के पास पहुँच रहा है, उस आर्टीरियोल को हम कहते हैं एफरेंट। ओके, एफरेंट आर्टीरियोल। ओके, जो ब्लड आपका किडनी की तरफ को ला रहा है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे जो आर्टरीज हैं, जो आर्टीरियोल्स आई, वो फर्दर डिवाइड हो जाती है, तो वो बनाती हैं कैपलरीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत सारी कैपलरीज जो हैं आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपलरीज। तो टर्म याद रखिएगा, टफ्ट ऑफ कैपलरीज। ओके, जो टफ टर्म है वो इसके लिए यूज़ की जाती है कि जो कैपलरीज है वो वहाँ पे एक गुच्छा बना देती हैं, जाल बना देती हैं। ओके, तो दैट इज़ नोन एज द टफ्ट ऑफ कैपलरीज। और ये जो टफ्ट ऑफ कैपलरीज है, इसी को हम क्या कहते हैं? आपका ग्लोमेरुलस। ओके, तो ये लाया किसने ब्लड? एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, और यहाँ से जो वापस से आगे जो ब्लड ले जाएगी वो कौन सी है? ईफेरेंट। इसको कैसे याद करोगे? तो ईफरेंट में आपका क्या है? ई, और ई मतलब एग्जिट। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? तो अब एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बॉमेन कैप्सूल आपको दिख रहा है ना, इसकी शेप कैसी दिख रही है? कप की तरह शेप नहीं दिख रही इसकी? तो एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन्ड है कि बॉमेन कैप्सूल जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? कप लाइक शेप का। ठीक है, तो कप लाइक शेप का जो ये होता है आपका स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉमेन कैप्सूल। तो ये जो मैंने आपको बताया वही चीज़ देखिए फिर से यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? एफरेंट आर्टीरियोल, जो कि आपका ब्लड लेकर आ रहा है किसके अंदर? बॉमेन कैप्सूल के अंदर। ओके, और ये है ईफरेंट आर्टीरियोल, जो यहाँ से वापस अब ले जा रहा है आगे। ठीक है, तो ये जो है कप शेप्ड, ये क्या है आपका? बॉमेन कैप्सूल। ओके, और ये जो नीचे फर्दर है ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, ये मैं आपको आगे बताऊँ क्या होता है। अब आते हैं जी आपका एक एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है इसका। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो भी फर्दर डिवाइड किए जाते हैं। अब ये नेफ्रॉन किस वजह से डिवाइड किए जाते हैं? अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो मेडुलरी पिरामिड है उसके अंदर सिर्फ एक पार्ट जाता है, वो कौन सा है? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले मेडुलरी पिरामिड के अंदर कितना गया है, उसी बेस पे जो ये नेफ्रॉन्स है वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, अगर तो नेफ्रॉन जो है उसमें जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत कम जाए या जाए ही ना, तो उसको हम करते हैं कॉर्टिकल। बच्चों नॉर्मल है देखो, क्योंकि बाहर जो था आपका क्या था? जैसे ये आपका मेडुला था, ये बाहर क्या था? कॉर्टेक्स था। ठीक है, अब जब इसके अंदर जो लूप है वो कम जाएगी या जाएगी नहीं, तो उसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर है? कॉर्टेक्स में। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ओके, और जब ये लूप ऑफ हेनले इसमें पूरी तरह से चला जाए, ठीक है, मतलब कि उसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो इसके अंदर हो, मेडुला के अंदर हो, तो दैट इज नोन एज द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ओके, हाँ एक चीज़ स्किप हो गई यहाँ पे बच्चों, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो डायग्राम है इसमें एक चीज़ ऐड करनी थी मेरे को। जो ग्लोमेरुलस है, ओके, एंड अलोंग विद द बॉमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और जो बॉमेन कैप्सूल है, ठीक है, इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। ठीक है, या फिर माल्फिजियन बॉडी। ओके, तो हम इसको कहते हैं माल्फिजियन बॉडी। तो ये इसमें याद रखिएगा आप। चलो आगे चलते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको
यहाँ पे किडनी में ध्यान रखना है कि किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि किडनी का मेन काम क्या है, यूरिन बनाता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये बनाता कैसे है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रोसेसेस, सबसे पहले तो 3 प्रोसेसेस होते हैं देखो बच्चों। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रेशन, ठीक है। अब ये होता क्या क्या है, कैसे होता है, तो ये मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो बच्चों, अब मैंने आपको बताया था कि किडनी के पार्ट्स में सबसे पहले क्या होता है, आपका ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, यही बताया था। ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो आपकी टफ कैपिलरीज, यानी कि क्या आ गई, इफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। अब हम जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए फोकस करेंगे सिर्फ इस जगह पर, ये जो है, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो अब जो हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, ओके। तो हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करती है, 5 to 5.5 लीटर्स, है ना, इतना ब्लड पंप करती है। ये कर दिया इसने पंप। अब इसमें से, ठीक है, कितना ब्लड ये लेकर आ रही है, एफरेंट आर्टेरियो, ठीक है। तो ये कितना ब्लड लेके आती है, 20%, ठीक है। 20% मतलब कितना हुआ इसका, समथिंग लाइक 1.1 लीटर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपका मेंशन्ड है कि 1100 से 1200 क्या मिली लीटर, इतना ब्लड जो है यहाँ पे ये लाती है, ठीक है। अब ये जो ब्लड आया, ठीक है, अब इस ब्लड को हमने छानना है, ठीक है। तो अब कितना ब्लड इसमें से छनेगा, ठीक है, यानी कि कितना जो हमको यूरिन चाहिए वो कितना यहाँ से बनेगा, तो ये है अपना मेन टॉपिक, ओके। तो अब हम इसको थोड़ा सा, मैं सिर्फ ऊपर के 2 ये बनाऊंगा कैपिलरीज और इसका जो बाउमेन कैप्सूल है, सिर्फ इतना ही बनाऊंगा मैं, ओके। तो देखो कैपिलरी जो है वो क्या है आपकी, ये होगी आपकी कैपिलरी, ठीक है। अब आपको जब मैं आपको आगे टिश्यूज़ करवाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा मैं कि जो टिश्यूज़ होते हैं इसमें कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हाथ आपका होता है वो लाइनिंग होती है इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम की, ओके। इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके नीचे जो होती है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर कर रखती है, ओके। ये आपकी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि मैंने ये जो यहाँ पे बनाया है, ये जो लाइनिंग बनाई है आपकी, जो कैपिलरी की जो एंडोथीलियम बोलते हैं इसको, ठीक है, एंडोथीलियम की जो लाइनिंग बनाई है उसके बीच में देखो हमने गैप रखा है, थोड़ा सा रखा है ना गैप, इधर भी गैप है देखो, यहाँ भी गैप है। तो इसमें से ब्लड जो है वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा, आया समझ में। तो इनको हम बोलते हैं, जो इस टाइप की जो एपिथेलियम होती हैं जिनके बीच में गैप होता है उसको हम कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड। तो इसको हम कहते हैं क्या, फेनेस्ट्रेशन, फेनेस फेनेस्ट्रेशन, ओके। यानी कि जब जो एपिथेलियम है उसके बीच में क्या है, आपका गैप है, ओके। ये तो होगी 2 चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं हम अपने जो बॉमेन कैप्सूल है, अब उसमें क्या होता है जी, तो बच्चों उसमें क्या होता है, तो बॉमेन कैप्सूल जो है वो आपका जैसे अब हम बॉमेन कैप्सूल के बारे में देखेंगे। तो जो बॉमेन कैप्सूल है उसके अंदर जो है आपकी एपिथेलियम होती है, बट उसमें क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम,
उसमें होती है आपकी स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। ओके, वो हम कहते हैं पोडोसाइट्स। ओके बच्चों, तो ये है आपकी पोडोसाइट्स। अब ये जो पोडोसाइट्स हैं इनके बीच में भी देखो आप क्या है, गैप है ना, ठीक है। इनको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर, ठीक है। फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स, आया समझ में। तो इनका क्या काम है, जो ऊपर से ब्लड आया उसको हम और ज़्यादा छानेंगे। अब छानने का क्या मतलब है बच्चों, जो ब्लड है आपका, ब्लड के आपको पता होगा कि ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हर एक कंपोनेंट को जो है हमने फिल्टर नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये जो रोकने का काम है, यानी कि कुछ एक ही चीज़ों को ये फिल्टर करेगी, ठीक है। तो ये जो काम है वो किसका है, फिल्ट्रेशन स्लिट का। अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 मैंने चीज़ें बताई, ये आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है। क्या क्या, एक तो होगी आपकी एंडोथेलियम, ठीक है, ये जो लेयर होगी आपकी ये एंडोथेलियम की लेयर होगी, ठीक है। दूसरी क्या होगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो है। और तीसरा हो गया आपका बोमेन कैप्सूल में क्या, पोडोसाइट्स, स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम्स। ओके, इतना लग गया बताओ। अब आते हैं इस, तो यहाँ पर देखो इधर मैंने एक, ये आपको एक पिक्चर ऐड कर दी है इसमें। अब ये मैंने क्यों की, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हमने चाय बनाई है, ओके। अब यहाँ पर हम इसको छान रहे हैं, क्यों छानते हैं हम, ताकि जो इसमें जो सेटल डाउन जो चाय पत्ती है वो इसमें ना आए, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा फोकस करो कि जो चाय का कलर है वो यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे देखो जो चाय का जो कलर है वो चेंज हुआ नहीं हुआ। बट अब आपको ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूरिन का कलर कैसा होता है। तो मैंने क्या कहा कि ब्लड से यूरिन बनता है, बट ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। लेकिन यूरिन का कलर कैसा होता है, पेल। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो बच्चों। वैसे होना तो नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो यहाँ पे भी हो रही है, इसमें तो फिल्ट्रेशन ही हो रही है ना, बट कलर तो चेंज हो नहीं रहा है इसमें। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि ये जो चीज़ है ये सबको फिल्टर होने नहीं देती, ये कुछ ही चीज़ों को फिल्टर होने देती है। तो अब जो है ब्लड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि ब्लड में चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो आपको पता होगा कि ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है, उसमें क्या होती हैं, आरबीसीज, ठीक है। अब आरबीसीज के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो लाल होती है, तो उसमें होता है आपका हीमो ग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में जो है आपका जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन होती है, समझे। ये जो प्रोटीन है ये इतनी बड़ी होती है कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसको ये ओवरकम नहीं कर पाती, तो इसलिए ये फ़िल्टर नहीं हो पाती, ठीक है। अगर ये फ़िल्टर नहीं हुई तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो फ़िल्टर नहीं हुआ, ठीक है। हीमोग्लोबिन फ़िल्टर नहीं हुआ तो इस वजह से जो यूरिन का कलर है वो आपका रेड नहीं होता। कुछ एक बीमारियां होती हैं जिनमें कि इसका कलर रेड हो जाता है, वो किस वजह से होगा, इस वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो उसमें क्या हो जाता है, पास हो जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू, लग गया पता। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसमें, ठीक है। तो आई होप ये आपको अब नहीं भूलेगा कभी, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं इसके प्रोसेसेस पे। तो बच्चों प्रोसेसेस में
कंटिन्यूइंग फर्दर, तो देखो अब फिल्ट्रेशन हो गई। ओके, अब फिल्ट्रेशन से जो चीज़ निकलती है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ग्लोमेरुलस ने 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर किया उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और वो हमारा कितना होता है बच्चों, 125 ml पर मिनट। समझे? अब यही तो आगे यूरिन बनना है, ठीक है। तो अगर 125 ml जो है 1 मिनट में बन रहा है तो 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने बनेंगे, ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो पूरे दिन में जो ब्लड जो फिल्टर होके यूरिन बनेगा वो कितना बनेगा, 180 लीटर्स। बच्चों इतना ज़्यादा यूरिन देखा है आपने कभी? इतना ज़्यादा यूरिन किसी को पास करते हुए? हम तो दिन में बहुत कम यूरिन पास करते हैं। तो क्यों करते हैं वो है हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, रीएब्जॉर्प्शन की वजह से। तो जैसे ही ये फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके वो रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। तो वो रीएब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होती है आपकी, पीसीटी के थ्रू, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल के थ्रू। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल जो है आपका वो कम से कम 70 to 80% जो है वो रीएब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, जो भी हमको रिक्वायर्ड बॉडी को, ठीक है बच्चों। अब सारा का सारा कंपोनेंट जो है अगर यूरिन में पास हो गया तो बॉडी में तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, बॉडी को जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट है वो तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए जो है पीसीटी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब रीएब्जॉर्ब तो कर लिया, अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि रीएब्जॉर्प्शन में क्या रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉल्यूट। अब आपने अगर सॉल्यूट ही इससे निकाल दिया ब्लड, जो आपका जो यूरिन बना हमारे पास, तो यूरिन का जो पीएच है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो हाइपोटोनिक होता जाएगा, ठीक है। तो अब उस पीएच को मेंटेन करने के लिए उसमें जो है हम सिक्रीशन होती है, उसमें सेलेक्टिव सिक्रीशन होती है, ठीक है। तो किस किस चीज़ की, तो हाइड्रोजन आयन की, पोटाशियम आयन की, ओके, ठीक है, और अमोनियम आयन की। ये तो सारे कैटायन हो गए, ठीक है। अब कैटायन यहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो एनायन को बाहर फेंकेंगे, ठीक है। तो वो है आपका HCO3 नेगेटिव, यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये हो गया पीसीटी में, ये है पीसीटी आपकी, ठीक है। तो पीसीटी में यहाँ पे देखो डायग्राम में दिया भी है कि हाइड्रोजन और जो अमोनियम आयन है वो क्या जा रहे हैं अंदर, पीसीटी के अंदर, आया समझ में। और ये ल्यूमेन से बाहर जा रहे हैं, क्या, बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है, ठीक है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, सोडियम क्लोराइड बाहर जा रहा है, और अदर न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आते हैं लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले बच्चों ये है, तो लूप ऑफ हेनले में देखो बच्चों दो चीज़ें हैं, एक इसका डिसेंडिंग पार्ट है, एक इसका असेंडिंग पार्ट है, ओके। अब डिसेंडिंग पार्ट में जब ये नीचे को जाता है यूरिन जो है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ परमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो एक्सेसिव वाटर जो हमने वहाँ पे मैंने बात की थी कि 125 जो ml है वो आया है, तो यहाँ से वो रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है उसका, ठीक है, ओके। अब जो है जैसे ही असेंडिंग पार्ट में जाएगा तो ये जो होता है यहाँ पे अब आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इसके लिए परमिएबल होता है, यानी कि अब इलेक्ट्रोलाइट जो है अंदर आएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें, एक यूरिया है इसमें दिया हुआ, ठीक है। तो यूरिया की जो है यहाँ पे क्या हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है बच्चों, ये सारी इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे देखो हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर लिया था, रीएब्जॉर्प्शन। 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो हमने रीएब्जॉर्ब करवा दिए थे। इसकी वजह से जो जो आपका यूरिन है वो कैसा हो गया है, हाइपोटोनिक। तो इसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसका मेन काम ही क्या है आपका, पीएच को मेंटेन करना। ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं हम आपके डीसीटी में, ये जो पार्ट। अब ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे बच्चों रीएब्जॉर्प्शन होती है, बट कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है। समझे? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, रीएब्जॉर्ब करने की, तो उस टाइम पे ये जो डीसीटी है आपका, ये काम करता है। समझे? कहने का मतलब ये है, अगर मान लो किसी के बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर है वो बाहर जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उसको डिहाइड्रेशन हो सकती है। ठीक है। तो उस टाइम पे जो है वो बॉडी की हेल्प कौन करेगा, आपका डीसीटी। ये जो है डीसीटी, ये आपका वाटर एज वेल एज जो सोडियम है उसको रीएब्सॉर्ब करेगा, ताकि बंदे को डिहाइड्रेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। ओके बच्चों, इतना आपको याद रहेगा शायद। अगर ना याद रहे तो कोई बात नहीं, मैं इसको जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उसमें फिर से मैं इसको क्वेश्चन डालता रहूँगा, और उससे आपको बाद में दिमाग में बैठ जाएगा। ओके। और लास्ट में जो यूरिन है वो कलेक्ट कहाँ होता है, कलेक्टिंग टिब्यूल में। ओके। और ये जो कलेक्टिंग टिब्यूल है ये आपके मेडुला से होते हुए, ठीक है, यूरिन को कहाँ भेज देगी, हमने एक पढ़ा था कप शेप्ड, फनल शेप्ड जो ऑर्गन है, फनल शेप्ड है ना, पेल्विस, वहाँ से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से आपका आगे यूरेथ्रा। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो आज हम यहीं तक करेंगे इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम किडनी के जो फर्दर टॉपिक्स बचते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आप सभी इन्जॉय कर रहे हैं मेरे साथ ज़ूलॉजी पढ़ना। बट इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। उस टेलीग्राम के लिंक पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और मैं जितना मुझे टाइम लगेगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, और जल्दी से जल्दी आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।